Welcome to Dr. Kiani's World, where you can learn all about drama and theater. Well, my wife has warned me, so have my friends. They tell me the people in this neighborhood lack elegance. And yet, every few years, there is still a case. And the thought comes that in some Caesar's year, another lawyer, quite differently dressed, heard the same complaint and sat there as powerless as I. I guess I never figured on one thing. What? That you would ever grow up. Me, I want to be in America. And then I want to go back to Italy when I am rich. Once I'm a citizen, I could work anywhere and I would find better jobs and we would have a house, Catherine. Passport? That's right. He marries you. He's got the right to be an American citizen. That's what's going on here. When am I going to be a wife again, Eddie? I ain't been feeling good. They bother me since they came. Talk to me, Eddie, please. I can't talk about it. Well, look, if you tell me... I got nothing to say about it! I mean, it's eating me out, Mr. Alfieri. I took from my own mouth to give to her. I took from my wife's mouth. And now I gotta sit in my own house and watch a son of a bitch punk like that, when she came out of nowhere. I give up my house to sleep. I take the blankets off my bed for him, and he takes and puts his dirty, filthy hands on her. Come on, liar. You know what you've done. Most of the time now, we settle for half. And I like it better. अस्सलाम वालेकुम। आज की टेबल टॉक में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शकील। हमने पिछले दिनों एक प्ले पढ़ा, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। मैं तो इस प्ले में बहुत कंफ्यूज हो गया। मुझे तो नहीं समझ आई कि इसके ऊपर और इसके सेट एंड डायरेक्शंस पर बात किस तरह की जाए। तो मैंने अपने साथ अपना पैनल आज बुला रखा है कि इनके साथ मिलकर डिस्कशन की जाए। तो आज मेरे पैनलिस्ट हैं हारिस सलीम, दानिया परवीन, आबिद अली, ज़ैनब लतीफ़ एंड मोहम्मद नबी। काइंडली जिसका माइक ऑन है वो प्लीज। अब इस प्ले में हमने देखा कि ये स्टोरी घूमती है 4-5 कैरेक्टर्स के अराउंड। रुडोल्फो है, बेट्रिस है, कैथरीन है, एडी है। अब मेरा जो पहला सवाल जो उभरता है हमारे टॉपिक के हिसाब से वो ये है कि ज़ैनब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपको क्या लगा सेट को देखकर? सेट के बारे में जनरल सा ओवरव्यू मुझे दें ताकि यहाँ से आगे बात बढ़े। जी ज़ैनब। जी। इसका जो सेट है ये बहुत डिटेल्ड नहीं था। ये सबसे पहले ये जो सेट है ये न्यूयॉर्क का एरिया है, रेड हुक वहाँ पे लगाया गया था ये सेट 1940s में। उसके बाद ये बहुत पुअर सा बहुत गंदा सा एरिया है। इसमें मेन मतलब इसका एक मेन रैम्प बताया गया है जिसमें बहुत से एक एक्टिंग पार्ट है। एक ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बेडरूम दिखा दिया है, किचन है। उसके बाद एक लिविंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे डाइनिंग टेबल है। उसके बाद इसके साथ ही उसी जगह पे थोड़ी सी साइड पे एक मतलब लॉ को भी दिखा दिया है कि एक लॉयर है वो बैठा हुआ है, उसका बेंच है। तो यहाँ पर जो सेट है उसे डायरेक्शंस में दिखाया गया है, इतना डिटेल्ड नहीं है
बहुत ये नेचुरल भी नहीं है। बिल्डिंग बहुत खराब सी है, वाइट कलर की विंडोज हैं, बहुत मतलब इसका बहुत किसी हद तक बहुत ठीक भी था और बहुत ज्यादा इसमें मतलब था, बहुत सी कमियां भी थी। हमें स्टेज पे चंद एक चीजें जो नजर आती हैं कि मतलब एक अपार्टमेंट है, इसके अंदर का हिस्सा है, बाहर की गली नजर आ रही है हमें। उसके बाद अल्फेरी का जो दफ्तर है उसे दिखाया है, मतलब एक ही दिखाया गया है ना। ऑडियंस के थॉट्स और इमोशंस को सजेस्ट करने के लिए स्टेज की डायरेक्शंस को दिखाया गया है कि मतलब किस जी तरह से जनाब, वो जी जनाब, देख ऑडियंस आपका पॉइंट के आ गया। अपने इमोशंस करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, जी आपका पॉइंट आ गया। जी जी हम सब जानते हैं कि किसी भी ड्रामा में या फ़िल्म में, थिएटर का जो भी सीन है, उसके अंदर म्यूज़िक का बड़ा अहम किरदार होता है, म्यूज़िक का और साउंड इफ़ेक्ट्स का। तो आबिद अली, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप पर इस प्ले के म्यूज़िक के और इसके साउंड इफ़ेक्ट्स के इम्प्रेशंस क्या आते हैं? जी, आबिद अली। जी, बिल्कुल। बिलाल साहब, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस प्ले में म्यूज़िक को डिफरेंट वे से दिखाया गया है। मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि जैसे कि जब कैथरीन और रोडोल्फो डांस कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो एडी है, वो ऑकवर्ड फ़ील करता है, मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो न्यूज़पेपर को फ़ोल्ड करता है। तो उस वक़्त जो साउंड आ रही होती है ना, वो एडी की फ्रस्ट्रेशन को शो कर रही होती है, मतलब उसकी इमोशन शो कर रही होती है, ठीक है? और इसके अलावा जो वो रोडोल्फो को पंच करता है एडी, तो उस वक़्त अगेन जो है, जो रोडोल्फो है ना, वो उसके साथ कैथरीन के साथ डांस शुरू कर देता है, मतलब कि वो लोगों की ना अटेंशन को हटाना चाह रहा होता है, इसलिए वो अगेन बेइज्जती फील नहीं करता और वो क्या करता है, डांस शुरू कर देता है ताकि लोगों की उससे ना अटेंशन हट जाए। इसके अलावा अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ तो वो इसमें ना प्ले में शूज़ के साउंड को भी उन्होंने ऐड किया हुआ है। वो इसलिए ऐड किया हुआ है कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो एंटर हो रहे होते हैं, तो उस वक़्त शूज़ की जो साउंड है वो आ रही होती है। वो इसलिए आ रही होती है, वो उस साउंड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई हैपनिंग होने वाली है, मतलब कि कोई खतरे की घंटी है, अलार्मिंग है, जिस वक़्त वो उसको ना अरेस्ट करते हैं उन दोनों को, रुडोल्फ और मार्को को, इमिग्रेशन ऑफिस करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जब उन्हें ले जाता है तो सैड सा म्यूजिक जो है ना साउंड से चल रहा होता है कि क्योंकि ये सीन ही सैड है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसलिए उस वक़्त सैड सीन चल रहा होता है। तो जी, आबिद। इसके अलावा मैं जी, जी, यानी इसके कि अलावा आप मैं एंड कहना पे चाह रहे थोड़ा-सा हैं ये कि भी जी, जी। हाँ जी, 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 जी कहें। थोड़ा-सा और एंड पे ऐड करना चाहूँगा कि जब लास्ट पे जो है ना एल्फ्री और कैथरीन जो विजिट करते हैं रुडोल्फो और मार्को की तरफ, तो उस वक़्त लाइक साउंड पैदा होती हैं डोर पासिंग की, ठीक है? कि वो उनकी तरफ जा रहे होते हैं, बुजिंग साउंड्स आ रही होती हैं। तो ये जो साउंड है ना, वो ये अच्छे के लिए शो हो रही होती हैं, कुछ मतलब उनको उनकी बेल करवाने के लिए जा रहे हैं। एल्फ्री और कैथरीन जा रहे हैं दोनों के लिए। तो ये मतलब कि थोड़े से एस्पेक्ट थे जो म्यूज़िक के मुझे नज़र आए इस प्ले जी, में। यानी कि तो अगर दैट्स वन इट। लाइनर लें इसका, तो हम ये लेंगे कि एक तो इवेंट्स का डिस्क्लेमर दे रहे हैं ये साउंड इफ़ेक्ट्स, और उसके बाद इवेंट्स का मूड भी बता रहे हैं कि किस मूड में अगला इवेंट जो है वो होने वाला है। जी, जी, बिल्कुल कि जी, किस तो मेरा अगला अकॉर्डिंग से, सवाल किस वे से चल दानिया रहा है। परवीन से है। हाँ जी, सुन रही जी, हूँ। अगला सवाल मेरा दानिया से है कि आप मेरे लिए तो बहरहाल इस प्ले में इस प्ले की जो लाइट डायरेक्शंस थी ना, कि जिस तरह से इस प्ले के अंदर लाइट्स का रोल था, मेरे लिए तो बहुत कैची था। आप बताएँ कि आपको कैसा लगा कि इस प्ले के की जो लाइट्स हैं, वो आपके लिए कैसी थी? क्या इंप्रेशंस थे आप पर इसके? बेसिकली लाइटिंग को देखना इसमें एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था मेरे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि लाइटिंग को सम सॉर्ट ऑफ मूड्स और इमोशंस को कन्वे करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स थे, वो कॉम्प्लेक्स थे और मल्टीफेसेटेड थे और इसके अलावा वो देखने में बहुत रियल लगते थे। और इस तरह से लाइटिंग ने किसी तरह से कैरेक्टर्स की आइसोलेशन और वर्किंग क्लास जो नेचर थी, उसको भी रिवील करने की कोशिश किया था। और कुछ जो इवेंट्स थे, उनको सेपरेट करने की जो लाइटनिंग ने एक अहम किरदार अदा किया है इसमें। इसके अलावा जो लाइटिंग की लेंथ है, टाइमिंग है, जो एंगल है, वो कैसे और कब सेट करना है, ये भी एक अहम चीज़ थी इसमें। जी, हम सब ने देखा कि ये पूरा प्ले थ्रू आउट जो है वो काफ़ी डिम लाइट्स में रहा है। तो नबील, मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्यों
इस इतना डिम रखा गया इन लाइट्स को, और ज्यादातर प्ले सेट के ऊपर अंधेरा ही रहा है। जी नबील। देखें बिलाल, इस प्ले में जो है ना, क्योंकि आर्थर मिलर जो है ना वो साइकोलॉजिकल रियलिज्म को शो कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन थिएटर में ये चीज़ जो है वो डोमिनेंट है, और 20th सेंचुरी में ये चीज़ हमें देखने में नजर आती है। तो ये लाइट का जो डार्क और कुछ एरिया जो है ना, किसी मुकाम पर सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइट डालना, और एक हॉल के ऊपर जो है ना, जब एडी इंटर होता है या दूसरे जब इंटर होते हैं तो उस एरिया को ज्यादा लाइट रखा जाता है और बाकी को डार्क रखा जाता है। तो ये एरिया इसलिए भी शो कर रहा है क्योंकि ये रियल नहीं है, नेचुरल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि सारी सेटिंग जो है ना वो सिर्फ एक ही जगह पर की गई है, अगर वो सारे के ऊपर लाइट डालते हैं तो भी ये था कि सारा कुछ शो हो जाना था, ऑडियंस को वो मजा नहीं आना कि क्या चीज शो हो रही है। वो इसलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है ना लाइट डालते हैं ताकि उसी बंदे के ऊपर फोकस रहे, वही चीज को शो किया जाए। और जब एडी जो है ना वो एंटर होता है तो जिस एरिया में जो हॉल है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा जो है ना लाइट किया जाता है। यही शो कर रहा है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है तो इसलिए ये शो कर रहा है कि आईडी जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है इस प्ले का, ज्यादा किरदार एडी का है। और वैसे भी वो जी तब जी जी ऑडियंस में नबील, इसके ऊपर आगे बात। जी जी मुझे लगता है कि तब वो ऑडियंस में एक क्यूरोसिटी पैदा करना चाह रहे थे कि अगर शुरू में वो सारों और वो सारा कुछ होता, अगर शुरू में लाइटिंग ना होती तो वो शायद वो जो मेन आइडिया था वो कैच ना कर पाते और फौरन से क्विट कर जाते कि ये क्या है, ये तो शुरू में इतना वो डार्क और सब कुछ। तो इसलिए वो शुरू में वो लाइटिंग और ये वो सब कुछ पूरा दिखाया गया था। जी, ये जो ठीक हो गया। नबील ने बात की है ना, बेसिकली ठीक हो ओवरऑल गया। जो है ना, इस इस प्ले का जो राइटर है मिलर, वो इस ड्रामे को अनरियल रखना चाह रहा है, इसलिए इसने ओवरऑल पूरे प्ले में क्या है डार्कनेस को ज्यादा शो किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं उन्हीं एरियाज को बताया गया है, मतलब जहाँ पे मतलब एडी वो लॉ वाला दिखाते हैं तो सिर्फ उसी पर लाइटनिंग हो रही है, या दूसरे वाले स्पेसिफिक एरिया को दिखाया या पूरे एरिया को उन्होंने नहीं दिखाया, ये सही है, मतलब सही की है। था वो इतना डिटेल्ड नहीं था, पहले भी ये बात हो चुकी है कि सेट डिटेल्ड नहीं है और सेट बहुत छोटा है। हम लोग अपने कैरेक्टर को किसी भी प्ले के अंदर कैरेक्टर्स को उनके बिहेवियर से और उनके इर्द गिर्द की उनकी सराउंडिंग से पहचानते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये सेट तो बड़ा छोटा सा है, तो आपको क्या लगता है कि राइटर ने कहाँ कहाँ पे वो पॉइंट्स छोड़े हैं कि जिससे हम ये समझ सकते हैं कि आया कि फलां करैक्टर इस मूड में है और फलां करैक्टर का इस प्ले के अंदर किरदार ऐसा है। जी बिलाल, हारिस। मैं इसको पहले ये देखूंगा कि जब जैसे प्ले हमारा स्टार्ट होता है तो हम देख सकते हैं कि जो बीट्रिस थी वो अपने किचन के अंदर से जैसे निकल रही है, उसके हाथ में टॉवल था, वो टॉवल से अपने हाथ साफ करती है, तो ये चीज़ पता है कि वो एक हाउस वाइफ है। तो इसी तरह नीस का जो रोल है, अगर वो देखें तो नीस पहले सामने बैठी है, तो जैसे परमिशन जब मांगने आती है तो बताता है कि जी वो एक डोमिनेंट फैक्टर है एडी का, और वो उससे परमिशन मांग रही है एक फैमिली का हेड से अपने, तो नीस के रोल का हमें पता चलता है। पर हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर जो हिडन चीजें हैं, अगर हम उन्हें देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम एडी के कैरेक्टर की भी बात करते हैं ऐसे, तो एडी का कैरेक्टर जो था वो खुद को पहचान नहीं था रहा, उसको बता नहीं था रहा कि जी नहीं वो उसको पसंद करता है कैथरीन को, उसके लिए फीलिंग्स सकता है। इसके बाद काफ़ी जगह पे इसकी स्टेज की सेटिंग डायरेक्शंस को अगर हम देखें तो इसमें हमें हिडन मीनिंग्स मिलते हैं। सिंबलिज्म का इसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा एक रोल अदा हुआ है। जैसे कि एक मैंने एक पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर इन चारों पिक्चर्स के अंदर से एक पिक्चर के अंदर वो एक चीज़ दिखा रहे हैं कि जी साइड पे सारा ना ये डाउन वाली पिक्चर है, राइट लेफ्ट साइड पे नीचे वाली, तो वो लाइटनिंग का एक ऐसा इफेक्ट आया कि उन्होंने एक ये लास्ट एक्ट था उसके अंदर, ये पार्ट है मूवी के अंदर कि जी लाइटनिंग जो है वो सारी सराउंडिंग में भी आ गई है। तो इसके अंदर वो एक चीज़ ये चीज़ दिखा रहे थे उसकी एक हिडन जो मतलब दे रहा है हमें, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है अपनी कि जी आप खुद सोचें। वो ये है कि जी एक एक शादी का दिन है
एक माहौल है उधर उनका कि जो वो मैरिज के लिए बुला रहे थे, पर वो एडी नहीं था मान रहा उसके लिए। तो ये हमारी अपनी परसेप्शन जो है ये सिंबलिज्म के तौर पे हमने यहाँ से निकालनी है हर एक चीज़ के अंदर से। जैसे लाइटनिंग का एक इसमें आ गया, जैसे फिर वो चेयर लिफ्ट करना मार्को का, तो वो एक बताता है उनके कोड्स ऑफ ऑनर का एक थीम बता रहा है उसके अंदर, ठीक है। मूवी जब यहाँ पे प्ले का जब स्टार्ट हुआ तो फॉग हॉर्न जो है हल्की उसकी जब साउंड आना, तो वो एक सिंबलिज्म जो है वो हमें इस तरफ स्टेज की डायरेक्शन की तरफ करता है कि जी फॉग हॉर्न का मतलब ये है कि स्टेज जो सेट हुआ है वो हार्बर के पास कहीं सेट करके हुआ है। इवन इस प्ले का जो टाइटल है ना, द व्यू फ्रॉम द ब्रिज, वो भी एज अ सिंबल यूज हुआ है इसमें। जी। अच्छा, आप सबने देखा होगा कि प्ले का स्टार्ट जो था वो काफ़ी डार्क था। लॉयर भी आता है, वो जो इसके अंदर नैरेटर है, वो भी बस एक स्पॉटलाइट में होता है, बाकी सारा सेट डार्क होता है। लेकिन जैसे ही एडी स्टेज में एंटर होता है, लाइट ब्राइट हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? दानिया, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है जो सबसे पहला जो एक्ट 1 से जो पहले वो सीन था, वो यही था कि वो लॉ एंड जस्टिस को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे थे कि वो एक मेन एलिमेंट, एक मेन फिगर को शो करना चाह रहे थे कि मतलब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो वैल्यू देना चाह रहे थे कुछ चीज़ों को। और एडी पे मैंने पहले भी इससे बात की है कि एडी पे जो उस वक़्त वो लाइट पड़ी और वो जो सब कुछ था, वो मेन यही था कि वो एक मेन कैरेक्टर है और उसके बारे में कई चीज़ें आगे रिवील करनी हैं ऑडियंस में। तो एक मेन फ़ोकस रखने के लिए उसपे वो शायद लाइटिंग का जो सीन था वो मेरे 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 मुताबिक तो यही है। इसमें ऑथर जो है ना, ऑथर मिलर ये भी जो है ना शो करता है कि लॉ और जस्टिस जो है ना किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। ये भी जो है ना ये शो कर रहा है इटालियन लोगों के लिए जो है ना ये एलिमेंट सिंबल जो है ना और वो शो फर्स्ट कर रहा इंप्रेशन है, इज़ द क्योंकि ये लास्ट इंप्रेशन की जो साइकोलॉजिकल है। बात है, वो भी इसमें हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। पॉइंट आ गए आपके। अच्छा, अब ये देखें कि आप सबने देखा है कि पूरे प्ले में ना, जो लॉयर है, वो हमेशा अलग दिखाया गया। अगर तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्या वजह क्या थी इसकी कि उस लॉयर को हमेशा अलग दिखाया गया और बड़े फ़ोकस में दिखाया गया। जी। क्योंकि वो जो ये जो एक लायर वाला होमली सीन है, बैकग्राउंड से जी दानिया बताएं। मैंने कहा कि वो एक होमली बैकग्राउंड से एक वो जो ऑफ़िशियल चीज़ थी उसे अलग किया गया है ना, हाँ, कि कि वो जो मतलब उनका वो कायदा से उसके पास जाता है, अल्फरी के पास, मतलब उसके के अपने घर से वो उसके पास गया है। एक अलग उन्होंने सेपरेट जगह बना दी है वहाँ पे साइड पे, कि जो मतलब घर से बिल्कुल अलग लग रही है घर के माहौल से, कि मतलब वो उन दोनों से बहुत सेपरेट है कि वो उसके पास गया है अपने घर से, वहाँ जाके उसके साथ बातें शेयर कर रहे हैं, उसे ये सब अपने व्यूज़ बता रहा है। एक्चुअली इसलिए लॉयर उसको जो है अलग ना, से रखा। वो एक ग्रुप ऑफ सेट का जो था, जैसे जो पास्ट थिएटर की बात करें पिछले, तो वो कोरस था। तो कोरस का जो रोल है वो अकेला लॉयर अदा कर रहा है उधर। लॉयर नरेटर के तौर पे बता रहा है। हमें इसके अंदर काफ़ी कुछ व्यूज़ इस तरह के मिलते हैं, जैसे कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते हैं इन्हें लेने मार्को को, डॉल्फो को, हम देखते हैं कि वो स्ट्रीट के अंदर है, तो उसने कैमरा बैक के ऊपर किया हुआ है इस मूवी के अंदर, ताकि वो दिखा रहा है कि लॉयर जो है उस साइड पे बैठ के देख रहा है कि मामला क्या हो रहा है। ये एक उसका अपना एक प्रिस्क्रिप्शन, उसका अपना प्रिस्क्रिप्टिव व्यू था जो हमें बता रहा है व्यू फ्रॉम द ब्रिज किस तरह लगता है। आप अपना व्यू देखिए, आप पावरलेस है वहाँ पे। कोरस की तरह भी वो इस तरह कर रहा है और नरेटर वो सारी बातें बताता है, साइड पे बैठा है वो सारा, जैसे कि इसके पिक्चर के अंदर भी दूसरी पिक्चर है वो बता रही है अपर वाली कि जी आप क्या है कि जी वो पास एडी पास बैठा है, एडी उसके लिए बात करने आया है लायर से, हर एक चीज के लिए कंसल्टेशन वो ला के ले रहा है। इसके अंदर लॉ जस्टिस इसका काफ़ी रोल है। वो पूछने आया है कि जी मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज़ है, क्या कोई लॉ के अंदर कोई ऐसी बात है कि वो डॉल्फो को यहाँ से बाहर निकाल सके। तो एल्फ्री जो है वो बेसिकली एक नरेटर है, इसलिए उसको एक कॉर्नर साइड पे रखा गया है। लाइटनिंग का जो इफ़ेक्ट था वो इस तरह डलता है कि लाइटनिंग पहले एकदम से राइज़ होती है, फिर जब स्क्रीन्स को जब सेपरेट करते हैं और लाइटनिंग डाउन करते हैं तो एकदम से नरेटर जब बताने लगता है तो नरेटर एल्फ्री के ऊपर लाइटनिंग आ जाती है। तो इसलिए एल्फ्री जो है वो साइड पे बैठा है, ताकि एल्फ्री और जो है वो सारी कहानी को अपना व्यू बता सके, हमारा हमारा माइंड बना सके वो। और कुछ ये बहुत नेचुरल था, एक नेचुरल लॉ का एक स्ट्रक्चर हमें मिला है, मतलब रिटन लॉ से बहुत हट के था ये।
और इसके साथ जो है ना वो आर्थर मिलर ये भी शो करना चाहते हैं कि इसके जो है ना वो मिलर का नेटर एज अ नेटर, और इसके साथ जो बैक पे जो है ना वो किचन होना, और ये चीजें ऐसा जो है ना वो काफी कुछ हमें जो है ना जी नबील, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जी दे नबील, रही है। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला अब क्योंकि शुरुआत की बातें हो गई बड़ी, अब थोड़ा सी आगे स्टोरी आगे बढ़ाते हैं कि आप सबने देखा होगा कि जो पूरी स्टोरी है उसके अंदर ज़्यादातर मेन किरदार जो रहा है वो कैथरीन का रहा है या एडी का रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कैथरीन और एडी के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या थे यहाँ पे? आप मुझे सीन्स के ज़रिए बताएँ कि सीन्स के एग्ज़ाम्पल्स देकर बताएँ कि क्या रिलेशन यहाँ पे शो करता है? जी, हारिस? इसका जो स्टार्ट वाले सीन की अगर बात करें तो जो सिगार चलाना, तो ये जो सारा सीन था, इसके अंदर एक सीन है जो जब कैथरीन और बीट्रेस दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, तो बीट्रेस बता रही है उसे कि तुम बरी हो गई हो, समझदार है, ऐसे तुम अपने फैसला खुद ले सकती हो, तुम एडी को नहीं देखो, इसमें बता रही है उसको। तो वो बात करते हुए कहती है कि जी तुमने उसको देखा है शेविंग टब ऐसे, उसमें सारा जो बात वाला जिनका सीन है से बताती है। तो वो पहले कैथरीन ना वो कहती है नहीं, फिर बाद में कहती है तुम्हें कैसे लगा? वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने देखा था तुम्हें ना। तो वो जो सीन है वो बताता है, वो एक लवर्स की अगर बात बताएं तो वो एक लवर्स की सीन उसमें हम मान सकते हैं कि जी इस तरह है। एक बात आपके अंदर बात है, बात वाला सीन है कि उसके अंदर एडी भी है और साथ में कैथरीन भी है। तो हमें वो चीज़ें रहती है कि लवर्स का सीन है, पर इनमें ऐसी बात नहीं थी। तो ये थोड़ा-सा एक कॉम्प्लेक्सिटी करता है कि जी एडी जो है वो पसंद करता है, तो कैथरीन किसी तरह से जानती होगी। कैथरीन को भी किस तरह इस चीज़ का अंदाज़ा होगा स्टार्ट पे, तो कैथरीन क्यों उधर बैठी हुई है? एक ये पार्ट। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें कि अगर हम एंडिंग सीन की बात करें, तो जो है एडी जब उसको नाइफ जब लगती है, तो वो जाके बीट्रेस के पास जाते हैं, उसकी लैब के जाता है, वो साथ उधर कैथरीन भी उसके पास बैठी होती है। तो ये चीज़ इधर ऐसा क्यों था? उसने उधर जाके गिरा क्यों है? मेरे ख़्याल से मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है शायद वो बताना चाह रहा हो कि जी मैंने अच्छे के लिए तुम्हारा करा था और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए खत्म हो जाएँगी। शायद ये कहना चाह रहा हो उसको। और दूसरी चीज़ ये भी है शायद वो उसको रियलाइज़ हो गया हो कि सब कुछ है जो उसकी वाइफ़ है। वो अपनी वाइफ़ के पास इसलिए जा रहा है कि जी जो जहाँ से भी घूमना है उसकी वाइफ़ ने उसको सपेटना है। शायद उसके पास एंड पे जा रहा है वो। जी, हारिस ठीक इसमें है, देखें आपका कि पॉइंट आ गया। ये जी इसमें जो है नबील, ना वो 1 मिनट ज़रा मुझे नबील मुझे मुझे ज़रा आगे चला लेने दें। आपको मौका मैं दूँगा। अब अच्छा मुझे ये बताएँ कि हम सबको पता है कि मॉडर्न ड्रामा जो है, वो ऑडियंस की इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम को प्रोग्रेस में लाने के लिए, उसको वर्किंग का मौका देने के लिए बड़े जतन करता है। तो अब हमारी क्लास को भी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पे राइटर है या जो इस प्ले का डायरेक्टर है, वो किस तरीके से सिनेमैटोग्राफीज़ के ज़रिए ये मौका दे रहा है कि हम हमारी परसेप्शन खुद वर्किंग में आए और हमें पता लगे कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ होने लगी है। बाकायदा डायलॉग्स तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन हमें फिर भी पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये इवेंट हो गया। जी। जी कंटिन्यू करें काइंडली। वीडियो नहीं चल रही सर, शायद वो ट्राई कर। वीडियो नहीं चल रही, वीडियो नहीं चलेगी शायद ऐसे। जी, आप मेरे चलती सवाल है का अगली जवाब है। दे देना, जो जी, जी। मैंने सवाल किया। जी रिपीट करें बिलाल। जी, मैंने सवाल ये किया कि मॉडर्न ड्रामा के अंदर एक बड़ा मेजर एलिमेंट है, वो ये है कि ऑडियंस की इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम को वर्किंग में लाने के लिए ये मॉडर्न राइटर्स जो थे ड्रामाटिस्ट, ये बड़े जतन करते थे। और फिर यही जतन डायरेक्शंस में भी किए गए हैं कि सिनेमैटोग्राफीज़ के ज़रिए हमें हमारी परसेप्शन को वर्किंग में लाया गया है। तो आप मुझे इवेंट्स का कोई हवाला देंगे कि कहाँ पे आपको लगा कि आपकी परसेप्शन काम कर रही है? ताकि क्लास को भी क्लियर हो
कि अच्छा यहाँ इस तरीके से ये परसेप्शन काम कराई गई है डायरेक्टर की तरफ से। जी। यार एक जैसे कि हम एक पॉइंट देखते हैं मार्को का, तो मार्को को जब वो बैठे हुए हैं उसको बनाने के लिए कि वो कह रहे हैं कि जी वो गॉड नहीं है, वो तुम्हें माफ़ी देने वाला जो सिस्टम है अलहदा, कि तुम आओ एडी के पास सुलह करो, एडी से झगड़ा ना करना। तो मार्को कह रहा था नहीं ये मेरी एक डिसऑनर है, उसने मेरी डिसऑनर की है। तो ये हमें थोड़ा-सा बता रहा है कि इटालियन जो लोग थे वो अपना एक कोड्स ऑफ ऑनर जो थे वो एक बड़े अपनी इज़्ज़त के ऊपर अपनी इज़्ज़त को नहीं रखते थे इज़्ज़त को ना। तो इसलिए एडी की भी जो बात है, एडी का भी बताया गया है कि एडी क्या था, एडी भी खुद इस वैसे ही हालात का था, इज़्ज़त और इस तरह की बात। तो इसलिए हमें इसके अंदर काफ़ी जो एक चीज़ देखने को मिलती है, वो हमें ये थीम देखने को मिलता है कि जो उनका ऑनर की जो बात थी ना, उसके ऊपर ये दोनों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थे कर रहे। वो कहता था एडी कहता था कि जी इसने मेरी इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला है, मेरे घर के अंदर रहा है, तो इसने मेरी जो नीस है उसके साथ इसका रिलेशन रहा है ऐसे। तो वो उसपे ये बात वो ऑनर की अपनी ये बात लेके बैठा था। जबकि हम बात करें मार्को की तो मार्को कहता था कि जी इसने मेरे साथ इसने मुझे निकाला है अपने घर से, मतलब मैंने इसके साथ मार्को पूरे प्ले में एक काम से कैरेक्टर रहा हुआ है। पूरे प्ले पे उसने बिल्कुल ठीक है। जी, ठीक है स्टेज की जो हारिस। डायरेक्शन जो सेटिंग है उन्होंने इस तरह की है। जी हारिस, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी इसके अंदर बड़ी जगहों पर ऐसी चीज़ें नज़र आईं जैसे जब रुडोल्फो और कैथरीन डांस कर रहे थे, तो एडी बाकायदा गुस्से में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो पेपर को जिस तरह मोड़ता है और उसके बाद उस पेपर को फाड़ देता है, तो ये भी एक सिंबल था कि वो गुस्से में है। फिर उसके बाद वो मौके ढूँढता है कि किस तरीके से रुडोल्फो को मार सके। तो कंक्लूडिंगली हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे से सेट पर किस तरीके से लाइटनिंग्स, म्यूज़िक्स और इस सिनेमैटोग्राफीज़ के ज़रिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दी गई कि कहीं पे भी कोई जगह ऐसी रहती ही नहीं है कि हम ना जान सकें कि प्ले में बेसिकली हो क्या रहा है। अच्छा, जी, अब ये एक चेयर का सवाल सीन भी जो है हमें कुछ बता रहा है इसमें। जी, अब मेरा एक आखिरी सवाल ये है, अगर आप में से अगर कोई इसका जवाब देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हम फाइनल वर्डिक्ट के लिए सर से दरख्वास्त करेंगे कि सर आप हमें इसका जवाब दे दें। वो ये है कि प्ले जब स्टार्ट होता है उससे पहले थोड़ा-सा एक एक्ट होता है, वो गली से आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर उसके बाद नैरेटर बोलना शुरू करता है। मैं बड़ा क्यूरियस था इस बारे में कि प्ले में इसका ज़िक्र होगा, लेकिन प्ले में इसका ज़िक्र नहीं हुआ कहीं पे भी। तो मुझे नहीं समझ आया कि इस एक्ट को शामिल करने की वजह क्या थी? ये अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे? जी। मुझे लगता है ये एक तरह से ऑडियंस की माइंड मैपिंग थी ये ना कोई सिंबल शो कर रहा था, कि ये एज़ अ आगे सिंबल भी यूज़ हो रहा था। कुछ ना कुछ रिवील होगा, कुछ ना कुछ उससे जुड़ा हुआ होगा। ये एक तरह से माइंड मैपिंग की जा रही थी ऑडियंस की। जी, मेरे ख़्याल में अब हमें सर की तरफ चलना चाहिए। जी सर, ये था हमारी तरफ से आज की टेबल टॉक जो थी जी, और ऐसा है। हमारी कोशिश जी, जी। थी ऐसा है कि जी ये सर। जो अगरचा जो टेक्स्ट है जो जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, ये टेक्स्ट जो है ये प्ले टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है। मतलब इसको इसको बनाया गया प्ले टेक्स्ट, यानी परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया। तो जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो डायरेक्टर ये करता है कि बहुत सी चीज़ें उसे समझ में आती हैं कि जो वक़्त के साथ ऑडियंस के अंदर उसकी अवेयरनेस कम है, ठीक है? और वो चाहता ये है कि एक एक पहले से ही एक माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दे जो तजस्सुस पैदा करे। जो कि जो जो क्योंकि देखिए ना वो उस टाइम पीरियड में है, जब ये प्ले पहली दफ़ा परफ़ॉर्म किया गया होगा तो वो वही दौर था, ठीक है? लेकिन अब जो है ये क्या है मॉडर्न दौर है, ये अब ये कंटेम्परेरी दौर है। तो हर दौर की में जो है प्ले में तब्दीली आती है, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्या सवाल ये पैदा होता है कि इस एडिशन से और यहाँ पे मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं दाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आई मीन ये मेरे ख्याल में ये पहला मौका होगा कि मैंने इस तरह देखा है कि साउंड को, लाइट को, म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से और स्टेज सेटिंग को इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि थैंक आप यू लोगों सर। ने जो है ना आपकी मेहनत जो है वो स्पेल हो रही। तो मेरा सिर्फ सवाल क्या है कि क्या इसकी इस एडिशन से जो प्ले के अंदर जो है उसकी जो विजिबिलिटी है और उसकी जो अपीयरेंस है वो बेहतर हुई है?
जी दानिया। सर मुझे तो जी ये सर, लगता है सॉरी मैं कि आपका क्वेश्चन जी जी समझ नहीं पाई पहले दोबारा। दानिया फिर आप नबील आप। जी सर, आप रिपीट कर सकेंगे क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जो एडिशन की गई है इससे प्ले बेहतर हुआ है, इससे 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 कहानी को समझने में मदद मिली? सर मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर एलिमेंट था इसमें, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। और इसके अलावा मतलब जब हमने प्ले देखा तो हमारे ज़हन में तो ये बात बैठी ना कि आखिर क्यों, ये स्टार्ट में क्या था ऐसा? तो वो हम प्ले में वो चीज़ें ढूँढते रहे, मतलब ऐसे डीपली हमने उसको देखा, वो ढूँढते रहे कि कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा पहले सीन से। अच्छा ये दानिया ये बताएं, तो एक और सवाल है मेरा आपसे और फिर हम आगे चलेंगे नबील और फिर बाकी लोगों के साथ। जी सर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने विजुअली इसको देखा है, जरा ऑन पेपर तो आपने एक चीज को पढ़ा, यस सर। जब विजुअली आपने इसको देखा तो आपको कितना इसको मदद मिली आपको अपने अपने कहानी को और चीजों को समझने में? सर बहुत ज़्यादा, एक तो मैंने इसकी समरी पहले पढ़ ली हुई थी, तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया था कि आगे क्या होगा। और मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मतलब कौन से डायलॉग्स कैसे अरेंज हो रहे होंगे या कौन-सा जो है एक्शन वो कैसे प्ले हो रहे होंगे। और जो पार्ट था बेसिकली लाइटनिंग का, तो मुझे उसमें लाइटनिंग को देखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई कि मतलब ये क्यों था कि जब ज़रूरत थी तो तब लाइटिंग को शो किया गया। जब ओवरऑल ऐसे चमक-धमक और वो स्टेज की रौनक वो सब कुछ क्यों नहीं था? देखिए एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि नदीम मीर से मेरी बातचीत हुई ना, यस सर। तो नदीम मीर के जो है वो अजोका के लाइटिंग डिजाइन के हेड है। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि बात ये कि जो लाइट है ना वो भी करेक्टर है, एक लाइट भी एक एक्टर है, क्योंकि ये किसको हाईलाइट करना है, ठीक है, और किस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ये तो लाइट ने करना है, ठीक है। और ये सर मैं आप मैंने लोगों लाइटनिंग को का जी प्लीज जी जी सर आप हारिस बोले। सर मैं क्या लाइटनिंग का एक पार्ट इसमें जो जी बूथ वाला है ना, जिसमें लाइट ब्राइटर से ब्राइटर हो रही है, ये वाकई आपकी बात ठीक कह रहे हैं कि कैरेक्टर एक बता रहा है कि जी उसकी जो एक ट्रियम्फ थी ना, उसकी विक्ट्री जो थी, उसकी डेस्पिरेशन की ओवर कॉन्साइंस एडी की, जब भूतकाल के ऊपर था, लाइट जो इंक्रीज हो रही है, एक वो चीज बता रही है लाइट का ब्राइटर। दूसरे नंबर पे अगर हम एंड की बात करते हैं तो वहां पे जो बिल्कुल स्टेज डायरेक्शन, जो लाइट जो फॉल सिर्फ उसके ऊपर थी, एडी के ऊपर, तो ये चीज शायद ये भी बता सकती है कि जी एक गुड सोल जो है डिपार्टेड हो रही है हमसे, वो ये चीज भी एक सिंबल इस तरह निकालते हैं लाइट के। इस तरह इसमें जिस तरह प्ले को देखा है, इसमें लाइट का काफी ज्यादा एक इस तरह का सीन बनाया हुआ है कि जी आपकी एक समझ जो है, आप एक हर एक चीज को समझो साइकोलॉजिकली माइंड पे, जैसे भी है जो भी ये चीज है, तो वो लाइट जिस तरह उन्होंने एक लाइट स्टार्ट की है, एक सीन को सेपरेट उन्होंने करने के लिए लाइट एक बंद करके एक मेन थोड़ा साइड पे ले गया, आगे थोड़ी देर रोक के उन्होंने कैमरा मूव करके जैसे उसने लाइट को किया एल्फ्री के ऊपर, एल्फ्री जनरेटर जो अपनी सारी बातें बताता है, तो ये लाइटिंग एक अपना इधर अलग किस्म का एक रोल अदा कर रही है। देखिए मैं आज आपको बड़ी दिलचस्प बात सर बताऊं। देखिए एक चीज, एक सेकंड नबील, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये मैं आपको मैं एक रास्ता दे रहा हूं, मैं आपको ना एक विजन ये दे रहा हूं कि ये वो एस्पेक्ट है जो कि अगर आपको पता हो और आप इस पे काम किया हो तो आप स्टैंड आउट करते हैं जब कोई कन्वर्सेशन कर रहा होता है आपसे किसी ड्रामे के ऊपर। लिटरेचर के अंदर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई आपसे पूछते तो आप बताते हैं कि जी उस ड्रामे में लाइट बड़ी जबरदस्त इस्तेमाल हुई, तो वो पूछते कैसे लाइट, तो आप बताते 3 पॉइंट लाइट सिस्टम उन्होंने इस्तेमाल, कैसे फिल लाइट इस्तेमाल की, कैसे बैक लाइट इस्तेमाल की, कहा कैसे फ्रंट लाइट इस्तेमाल की, कैसे स्पॉट लाइट इस्तेमाल की, ठीक है, लाइट की क्या यूजेज थी, कलर किस किस्म के थे। ये वो बातें हैं जो जब आप करते हैं तो फिर आपका कोई मुकाबला नहीं है, फिर आपका आपके अपने किसी ग्रुप के किसी अपने कंपेटिटर्स जो पर से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि देन यू आर डिस्कसिंग समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी अनयूजुअल, व्हिच इज वेरी रेयर। So we as a student of literature and drama, we should consider all these points: the use of light, the role of light, the function of light, what kind of light, how they are doing it, what kind of technology they are using. These things are very significant. और मैं ये आपके पे छोड़ रहा हूँ, क्लास पे छोड़ रहा हूँ। मेरा काम था इंस्पायर करना, ठीक है ना, मैंने आपको इंस्पायर किया कि आप इस पे काम करें, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि आपने इस चीज को इतना सीरियसली लिया है और इस पे सीरियस काम किया। जी नबील फरमाइए। सर मैं इसमें ये एडिशन करना चाह रहा था, क्योंकि हमें ये पर्पस दिया गया था कि सेटिंग का, लाइट का, म्यूजिक का,
तो हमने इस पर्पस को अपने माइंड में रखते हुए, ठीक है, और हाँ, क्योंकि हमने उस पीछे इसलिए टाइम लिया था क्योंकि हमें कुछ कन्फ्यूजन थी, हम क्लियर नहीं थे, तो हमने एज अ करेक्टर ही रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये जो है ना साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है ना पढ़ा है, तो हमने भी इससे जो है ना एज अ करेक्टर नेम नहीं लिया, लेकिन हमने इसको प्रेजेंट जो है वो एज अ करेक्टर ही किया है। और इसमें जो है ना ये चीजें जो कि लाइट का, ये म्यूजिक का, सेटिंग का, ये और इसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट जो सीन था वो वाला जो है ना वो एक स्टार में जो साउंड थी वो एक काफी कुछ जो है वो एक इम्पैक्ट कर दिया कि हाँ ये क्या चीज है, इधर ये कुछ इकट्ठे हुए हैं, क्या ये कर क्या रहे हैं। और ये चीजें हैं जो कि हमें जो है ना, क्योंकि हमारा एक पर्पस वो था, तो उसके मुताबिक ही फिर हमने इन चीजों को जो है ना देखा है। बिल्कुल ठीक है, वेल डन। सबके लिए, आपके लिए दाद है मेरी तरफ से यार, आप लोगों ने कमाल किया है, ठीक है।